की क्लास में क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं? मेट्रोलॉजी। ठीक है, मेट्रोलॉजी तो सभी जानते हो ना। अरे मेट्रोलॉजी वर्ड तो अपन ने पढ़ भी लिया। मेट्रोलॉजी वर्ड कौन सी भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है। और कौन से दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है? मेटेरोज प्लस लोगोस से मिलकर बना है। जहां मेटेरोज का शाब्दिक अर्थ है पृथ्वी की सतह से ऊपर, और लोगोस यानी क्या है? अध्ययन करना। यानी कि इस पृथ्वी की सतह से ऊपर जो भी अपन अध्ययन करें उसको मेट्रोलॉजी कहते हैं। चाहे किसी का भी अध्ययन हो, ठीक है ना, एनवायरमेंट से संबंधित किसी का भी अध्ययन हो, यदि धरातल से ऊपर अपन स्टडी करते हैं, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? मेट्रोलॉजी कहते हैं। ठीक है, देखो इसमें ये यहां से क्वेश्चन जो आए हैं वो देखो। स्टीवेंसन स्क्रीन का दरवाजा कौन सी दिशा में नीचे की तरफ लटकते हुए खुलता है? जेट एग्जाम 2020 में पूछा गया था। कब पूछा गया था? जेट एग्जाम 2020 में, पिछले वाले पेपर में, इसमें नहीं, ये तो 21 वाला था, है ना। स्टीवेंसन स्क्रीन जानते हो क्या? स्टीवेंसन स्क्रीन जानते हो क्या? अभी बताऊंगा मैं कैसा होता है। एक ही 4 पिलर पर खड़ा हुआ एक ऐसा इक्विपमेंट होता है जिसके अंदर न्यूनतम थर्मामीटर, अधिकतम तापमापी या अधिकतम थर्मामीटर, ठीक है, शुष्क एवं आर्द्र बल्ब थर्मामीटर, उसमें 4 उपकरण रखे जाते हैं। ठीक है, एक तो टेम्परेचर करेगा ज्ञात शुष्क वायु का, यानी कि बिल्कुल गर्म हवा, जिस हवा के अंदर नमी नहीं हो, उसका तापमान ज्ञात कौन करेगा? शुष्क बल्ब थर्मामीटर। आर्द्र बल्ब थर्मामीटर कौन सी वायु का करेगा? आर्द्र वायु का तापमान ज्ञात करेगा जिस वायु के अंदर ह्यूमिडिटी हो। ठीक है, और न्यूनतम तापमान भी उस पूरे दिन का 24 घंटे का न्यूनतम तापमान ज्ञात करेगा, और अधिकतम तापमान भी पूरे दिन का अधिकतम तापमान ज्ञात करेंगे। चारों उपकरण किसमें रखे जाते हैं? स्टीवेंसन स्क्रीन में। ठीक है, इसका उत्तर क्या होगा? उत्तर दिशा। अब उत्तर दिशा में क्यों खुलता है? इसलिए खुलता है, जैसे मान लो स्टीवेंसन स्क्रीन यहां पर लगा हुआ है, यदि मैं इसको पूर्व या पश्चिम दिशा में खोलूंगा तो एक तरफ तो ये कब आएगा? जब सूर्य अस्त होगा या सूर्य उदय होगा, तब ये दोनों तरफ लाइट आएगी। इसमें लाइट आएगी नहीं आएगी? सूर्य उदय होगा तो भी लाइट, इधर से सूर्य उदय है, इधर इसका मुंह है, तो सीधा टेम्परेचर कहां पर आ रहा है? इसमें तो रीडिंग गलत बताएगा, सही नहीं बताएगा। ठीक है, दूसरा, यदि इधर इधर मुंह है पश्चिम दिशा में, तो इधर सूर्य अस्त होगा तो धूप तो आएगी, दोपहर बाद में आएगी, तो उससे भी क्या होगा? रीडिंग अपनी मिस्टेक होगी। तो इसलिए इसका मुंह या तो उत्तर में होगा या दक्षिण में होगा। अब यदि उत्तर ऑप्शन में है तो सबसे अच्छा आंसर कौन सा होगा? उत्तर। क्योंकि आपको पता है सूर्य कैसे चलता है? उदय होकर यूं चलता है, दक्षिण दिशा से होता हुआ यूं आता है। आता नहीं आता है? यदि दक्षिण दिशा में होगा तो भी टेम्परेचर इफेक्ट करेगा। ठीक है, उत्तर दिशा में होगा तो सूर्य ऐसे चलता है, तो बताओ इस दिशा में सबसे बढ़िया है। यदि उत्तर ऑप्शन में नहीं हो तो कौन सा टिक करना है? दक्षिण दिशा। समझ में आ गया यहां तक? अब इस स्टीवेंसन स्क्रीन पर सफेद रंग किया जाता है। कौन सा रंग किया जाता है? सफेद रंग। ये लॉजिकल क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं। जैसे दरवाजा खुलने का पूछ लिया, कोई दूर दूर तक नहीं सोच सकते कि क्वेश्चन पूछेगा। जिसको एक्चुअली प्रैक्टिकल नॉलेज था, जो फील्ड में गया है, स्टीवेंसन स्क्रीन जिसने देखा है, उसने सही किया है। उसने भी अंदाज से कि मैं वहां पर जोबनेर कॉलेज में गया था, वहां पर स्टीवेंसन स्क्रीन लगा हुआ था और उसका मुंह इस तरफ था, उससे देख के उसने उत्तर कर दिया। बाकी ये लॉजिकल क्वेश्चन है, पढ़ता कोई नहीं है। अब ये क्वेश्चन और बनता है कि इसके ऊपर सफेद रंग ही क्यों किया जाता है? सफेद इसलिए किया जाता है कि सफेद एक ऐसा रंग है जो सबसे ज्यादा प्रकाश को परावर्तित करता है। करता है नहीं करता है? एक तो अपन ब्लैक शर्ट पहने, गर्मी भयंकर लगेगी, व्हाइट शर्ट पहन लो, बिल्कुल ठंडा महसूस होगा। जो व्हाइट कलर जो होता है वो आने वाली प्रकाश की किरणों को वापस क्या कर देता है? परावर्तित कर देता है। वापस क्या कर देता है? परावर्तित। अब इसके ऊपर सफेद रंग करने से प्रकाश इसके संपर्क में कम आएगा, तो कम आएगा तो रीडिंग को ये डिस्टर्ब ही नहीं करेगा। यदि मान के चलो अपन ऐसा कलर कर दे, ब्लैक कलर कर दे, तो प्रकाश को काला रंग ज्यादा अवशोषित करेगा। अवशोषित करेगा तो अधिकतम तापमान भी क्या करेगा? तापमान ज्यादा बता देगा। तापमान क्या कर देगा? ज्यादा बता देगा। तो रीडिंग को मेंटेन रखने के लिए इसके ऊपर सफेद रंग ही किया जाता है। निरपेक्ष आर्द्रता को दर्शाया जाता है। यह भी जेट एग्जाम का पूछा गया था 2020 में। निरपेक्ष आर्द्रता को किससे दर्शाया जाता है ना? निरपेक्ष पहला ऑप्शन है ग्राम प्रति किलोग्राम, दूसरा है प्रतिशत, तीसरा है ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, चौथा है ग्राम। बताओ क्या आएगा? ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। अब यहां पर ये देखो, ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। आर्द्रता 3 प्रकार की होती है बेटा। एक तो निरपेक्ष आर्द्रता, एक सापेक्ष आर्द्रता और एक ही विशिष्ट आर्द्रता। एक कौन सी होती है? विशिष्ट आर्द्रता। अब देखना, जो सापेक्ष आर्द्रता होती है, कौन सी आर्द्रता? सापेक्ष। सापेक्ष आर्द्रता अपने लिए सबसे इंपॉर्टेंट है।
कर्षीय के लिए सापेक्ष आर्द्रता सबसे इंपॉर्टेंट है और इसे दर्शाते हैं प्रतिशत से। किसे दर्शाते हैं? अपन आज यही बात करते हैं कि एनवायरमेंट में कितने प्रतिशत ह्यूमिडिटी है, कितने परसेंट आर्द्रता है, यही बात करते हैं भाई। अपन किताबों में पढ़ते हैं कि इस रोग के लिए या इस कीट के लिए जीवित रहने के लिए इतनी प्रतिशत आर्द्रता होना जरूरी है, केचुए से वर्मी कंपोस्ट तैयार करने के लिए इतनी ह्यूमिडिटी जरूरी है। प्रतिशत में पढ़ते हैं अपन, किलोग्राम में थोड़ी पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते। तो यहां पर अपने जहां भी काम आएगी, फसलों के लिए हो चाहे अपने किसी भी एनिमल्स के लिए हो, अपने लिए हो, प्रतिशत केवल कहां पर आएगा? सापेक्ष आर्द्रता में। यही अपने काम की चीज है। अब बात करते हैं निरपेक्ष आर्द्रता। सब निरपेक्ष आर्द्रता क्या होती है? मैं यहां पर ये मेरा रूम है, एक एरिया है, एक फिक्स एरिया हो गया, इसको मैं घन कह सकता हूं, कह सकता हूं ना घन। भाई जिसमें 6 भुजाएं होती है उसको घन कह दिया। परस है, ऊपर वाला है 2 भुजाएं हो गई, ये 2 4 हो गई, ये 2 कितनी हो गई? 6 भुजा को मैंने घन कह दिया। एक घन एरिया के अंदर, चाहे वो मीटर स्क्वायर हो, चाहे वो फीट में हो, चाहे वो सेंटीमीटर में हो, है ना, या फिर किसी में भी उसकी यूनिट होनी चाहिए, वो घन के अंदर होनी चाहिए। किसमें होनी चाहिए? घन के अंदर। हो सकता है वो मीटर क्यूब हो, इसको घन ही कहेंगे, हो सकता है या फीट क्यूब हो, ठीक है, हो सकता है वो सेंटीमीटर क्यूब हो। तीनों में से कोई सी भी यूनिट आ सकती है। यूनिट किस में आनी चाहिए? क्यूब में आनी चाहिए, या फिर क्या लिखा होना चाहिए? घन लिखा होना चाहिए। अब भी इस रूम के अंदर साहब मेरे को कोई स्टोर करना है, किसी चीज का भंडारण करना है, मैं गेहूं डालूंगा उसके अंदर पूरा। अब साहब ये कहते हैं कि गेहूं का आप भंडारण करते हो तो 8 से 10, ठीक है, या फिर 11% आप इस पर ह्यूमिडिटी पर उसका भंडारण करना चाहिए। इतने पर ही करना चाहिए। अब मैं भंडारण करने से पहले इस रूम की निरपेक्ष आर्द्रता मापूंगा इस रूम की, और इस रूम में जो आर्द्रता होगी ना, उस आर्द्रता को मैं क्या कहूंगा? निरपेक्ष आर्द्रता। यानी कि एक घन एरिया के अंदर यदि मैं आर्द्रता मापता हूं तो वो आर्द्रता जो निकल के आती है वो कौन सी आर्द्रता होती है? निरपेक्ष आर्द्रता। और उसको किस में मापते हैं? ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, ग्राम प्रति घन मीटर, या ग्राम प्रति घन फीट। तीसरी आर्द्रता कौन सी है? विशिष्ट आर्द्रता। कौन सी है? विशिष्ट आर्द्रता। विशिष्ट आर्द्रता क्या होती है? जैसे आप मार्केट से परचेज करते हो बिस्किट, बिस्किट के अंदर कितनी आर्द्रता है? वो विशिष्ट आर्द्रता है, ठीक है। आपने खेत से 1 किलो मिट्टी का नमूना लिया, उस मिट्टी के नमूने में वेट आपने लिया तब 1 किलोग्राम था, लेकिन उस मिट्टी को आपने ओवन के अंदर सुखा लिया, सुखाने के बाद में नमी बाहर चली गई और उस नमूने का वेट हो गया 700 ग्राम। कितना हो गया? 700 ग्राम। तो उसमें 300 क्या थी? विशिष्ट आर्द्रता। क्या थी? विशिष्ट आर्द्रता। यानी कि किसी भी प्रोडक्ट में 1 किलोग्राम वेट पर, 1 किलोग्राम वेट पर उसमें कितने ग्राम ह्यूमिडिटी आर्द्रता है, उसको विशिष्ट आर्द्रता कहते हैं। तो मैं इसको विशिष्ट आर्द्रता कह सकता हूं क्या? ग्राम प्रति किलोग्राम क्या है? विशिष्ट आर्द्रता। प्रतिशत क्या है? सापेक्ष आर्द्रता। और ये क्या है? निरपेक्ष आर्द्रता। ये तो कोई यूनिट ही नहीं है। समझ में आ गए सभी के? तीनों के इसी में ऑप्शन है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये है स्टीवेंसन स्क्रीन। ये देखो ऐसे लगा हुआ होता है, ठीक है, व्हाइट कलर इसके ऊपर किया जाता है, इसका मुंह उत्तर दिशा में खुला खुला होता है, और ये खोलते हैं ना मुंह को तब ये नीचे लटकता हुआ रहता है ऐसे उत्तर दिशा के अंदर, ठीक है ना। ऐसे इसके अंदर उपकरण रखे जाते हैं, है ना। इसमें ये देखो, ये तो है शुष्क और आर्द्र बल्ब थर्मामीटर, दोनों एक साथ ही ज्वाइंट होते हैं कंबाइंड के अंदर, ठीक है ना। ऐसे ऊपर यहाँ पर लगाने के लिए देखो, यहाँ पर ये पिन वाला सिस्टम है अंदर इसके, ये तो इसको बंद करने का है। और ये है न्यूनतम और अधिकतम तापमापी। कौन सा तापमापी है? न्यूनतम। कितने उपकरण रखे हुए इसमें? 4। और किस में रखे जाते हैं ये? स्टीवेंसन स्क्रीन में। समझ में आ गया सभी को? आगे चलते हैं। जलवायु या क्लाइमेट शब्द की उत्पत्ति कौन सी भाषा के शब्द से हुई, है ना। ये भी पूछा गया था जेट एग्जाम 2020। बताओ यहां से कितने क्वेश्चन पूछे गए 2020 वाले में? 3 क्वेश्चन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब की बार तो कोई पेपर का दायरा नहीं था, इसलिए नहीं पूछा गया। मैं आपको सही बात बताऊं, पेपर का दायरा कब होता है कि हालांकि हमने काफी बार किया, काफी बार बोल दिया उनको कि आपका पेपर ठीक नहीं है बच्चों के लिए, तो उन्होंने बिल्कुल ये कहा है कि कोई नहीं, फर्स्ट टाइम था, मिस्टेक हो गई, पेपर दोबारा लगने से गया, लेकिन आगे से जो भी पेपर आएगा वो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आएगा। भाई बच्चे 11 12 की बुक्स पढ़ते हैं, जेट वाले बच्चे यूं तो है नहीं कोई RS IPS या IAS की तैयारी कर रहे हैं, तो आप मन में जहां से क्वेश्चन उठा रहे हो, जो आप सिलेबस दे रखे हो उस सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन दो। बच्चे कौन से पार्ट को ज्यादा पढ़ रहे हैं, कौन से पार्ट को कम पढ़ रहे हैं, आप जिस प्रकार आपने डिवीजन कर रखा है उसी हिसाब से बच्चे पढ़ रहे हैं।
है ना, उस हिसाब से कोई दायरा नहीं रखा गया। पशुपालन से कितने पर्सन आने हैं, ओटी से कितने आने हैं, कौन से चैप्टर से कितना क्वेश्चन आना है, कोई दायरा नहीं है। ठीक है, बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से क्वेश्चन ही नहीं आया, नहीं आया। फिजिकल केमिस्ट्री से क्वेश्चन आ गए, इनऑर्गेनिक से क्वेश्चन ही नहीं थे। बायोलॉजी में जिस यूनिट में से 5 क्वेश्चन आना था, जिसको बहुत लाइट पड़ा था, उसमें से क्वेश्चन 22 आ गए, जिसमें से 5 आने उसमें से 22 आ गए। जिन 3 यूनिटों से 15 क्वेश्चन आना था, वहां से 1 क्वेश्चन आया है। ठीक है ना, तो ये न तो पढ़ाने वाले की गलती है न पढ़ने वाले की गलती है, किसी की गलती नहीं है। ठीक है ना, इसमें मिस्टेक हो ही जाती है। आगे देखो यहाँ पर जेट एग्जाम 2020 में जलवायु शब्द की उत्पत्ति कौन सी भाषा से होती है? ग्रीक। ग्रीक भाषा के कौन से विषय में बना है? कलाइमा। किससे बना है? कलाइमा। जलवायु शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द कलाइमा से हुई है। कौन से शब्द से हुई है? कलाइमा से। ठीक है, ये इसमें आंसर माना था। नेक्स्ट, ये आपके इस चैप्टर में, ये सिलेबस में है। कौन कौन सा है? मौसम है, जलवायु है। मौसम एवं जलवायु के तत्व एवं फसलों पर उनका क्या प्रभाव है। तत्व कौन कौन से हैं? सौर विकिरण है। सौर विकिरण तो जानते हो ना, सूर्य से आने वाली किरणें, उसको सौर विकिरण कहते हैं। तापमान जानते हो, इन किरणों से हीट उत्पन्न होगी, और हीट 24 घंटे में हीट एवरेज कितनी है, उसको क्या कह दिया अपन ने? टेम्परेचर, तापमान कह दिया। वायुमंडलीय आर्द्रता, ह्यूमिडिटी, एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी हो गई। ठीक है, वायुमंडलीय आर्द्रता। वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया। ठीक है, वायु हो गई, विंड हो गई। वर्षण हो गया, प्रिसिपिटेशन जिसे कहते हैं। वर्षण तो सभी जानते हो क्या? प्रिसिपिटेशन होता है जैसे ओस का आना, कोहरा, धुंध, ये क्या है? सभी प्रिसिपिटेशन। बरसात का होना, ये क्या है? प्रिसिपिटेशन। ओले गिरना, ये क्या है? यानी कि वर्षण के अंदर सभी आ जाते हैं, वर्षण के अंदर ही सभी आ जाते हैं। इसलिए मैंने अलग से वर्षा का जिक्र नहीं किया है यहाँ पर। कोहरा, धुंध, वर्षा वगैरह, ओले गिरना, ये सब किसमें आता है? प्रिसिपिटेशन। वायुमंडल से ऊपर से पानी के रूप में कुछ भी बरसना, उसको क्या कहते हैं? वर्षण कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? वर्षण। बादल, क्लाउड्स, ये सभी कारक किसको प्रभावित कर रहे हैं? मौसम एंड जलवायु को प्रभावित कर रहे हैं। यानी कि मौसम में यदि परिवर्तन हो रहा है तो इन कारकों की वजह से हो रहा है, जलवायु में यदि चेंजेस हो रहा है तो इनकी वजह से हो रहा है। ये आपके सिलेबस का पार्ट है। ठीक है ना। इसके बाद में इसके पढ़ते हैं इंस्टीट्यूट, है ना, कौन कौन से इंस्टीट्यूट है। सबसे पहले बात करें WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन या विश्व मौसम विज्ञान संगठन। विश्व मौसम विज्ञान संगठन कहां पर स्थित है? जिनेवा। जिनेवा कौन से कंट्री में है? स्विट्जरलैंड में। ठीक है, स्थापना कब हुई थी? 1951 में। तो बताओ WMO की स्थापना कब हुई? 1951 में। कहां पर हुई? जिनेवा के अंदर। क्या नाम है इसका? विश्व मौसम विज्ञान संगठन। दूसरा है IMD, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग कहां पर स्थित है? पुणे। पुणे महाराष्ट्र में। स्थापना कब हुई थी? 1875 में। ये क्वेश्चन पूछा गया है, बार बार पूछा जा सकता है। IMD की स्थापना कब हुई थी? 1875 में। कब हुई थी? 1875 में। कहां पर हुई थी? पुणे महाराष्ट्र में, है ना। क्या नाम है? भारतीय मौसम विज्ञान विभाग। तीसरा है IAMD, इंडियन एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। इसमें क्या ऐड हो गया? एग्रीकल्चर ऐड हो गया। भारतीय कृषि मौसम विज्ञान विभाग। स्थापना कहां पर हुई? नई दिल्ली में। कब हुई? 1932 में। कब हुई? 1932 में। कहां पर हुई? नई दिल्ली। तीसरा है, चौथा है इसरो, जो भी अपन इसी में पढ़ते हैं मेट्रोलॉजी में। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन या भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। कहां पर स्थित है? बेंगलोर कर्नाटक में। इसरो का नाम सबने सुना होगा, जहां पर सैटेलाइट पर रिसर्च होता है और सैटेलाइट भेजे जाते हैं, जहां से अपना मोबाइल चल रहा है, टीवी चल रहा है, डिश चल रहा है, जहां से सारी दूरसंचार प्रणाली जहां से सुचारू रूप से चल रही है, वो इसरो है। और कहां पर स्थित है? बेंगलोर के अंदर स्थित है। 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1969 या 1969 में किसकी स्थापना हुई थी? इसरो। बात करते हैं NRC का मतलब क्या बताया था मैंने? नेशनल रिसर्च सेंटर। क्या बताया था? नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन मिडिल रेंज वेदर फोरकास्टिंग। मिडिल रेंज वेदर फोरकास्टिंग यानी कि राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान अनुसंधान केंद्र। मीडियम यानी मध्यम,
ठीक है। रेंज, रेंज यानी अवधि, और वेद ये क्या हो गया, वेदर यानी मौसम, और एफ यानी क्या हो गया यहाँ पर फोरकास्टिंग यानी कि अनुमान लगाना, पूर्वानुमान। ठीक है ना, फोरकास्टिंग का मतलब क्या हो गया, पूर्वानुमान। तो क्या हो गया, राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है, नई दिल्ली में स्थित है। और बेटा इसकी स्थापना हुई थी 1988 में। ठीक है, कब हुई थी स्थापना, 1988 में। अब देखो कृषि की दृष्टि से ये इंस्टीट्यूट अपन ने अलग से इसलिए पढ़ा है कि कृषि की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूट कौन सा माना जाता है, एनआरसी ऑन मिडिल रेंज वेदर फोरकास्टिंग। यानी कि ये कितने दिन के लिए भविष्यवाणी करता है, 3 दिन से लेकर 10 दिन के लिए। 3 दिन से लेकर 10 दिन के लिए भविष्यवाणी करता है कि आगामी 3 दिन से लेकर 10 दिन में क्या होने वाला है ना। और कृषि की दृष्टि से सबसे अच्छी भविष्यवाणी भी कौन सी मानी जाती है, मध्यम मौसम पूर्वानुमान या मध्यम भविष्यवाणी सबसे उपयुक्त मानी जाती है। कितने दिनों के लिए की जाती है, 3 से 10 दिन के लिए। इसका संस्थान कहां पर स्थित है, नई दिल्ली में स्थित है। इसके संस्थान की स्थापना कब हुई थी, 1988 में हुई थी। क्या नाम है संस्थान का, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन मिडिल रेंज वेदर फोरकास्टिंग। कहां पर स्थित है, नई दिल्ली में। एग्रीकल्चर का IAMD कहां पर स्थित है, नई दिल्ली में। स्थापना कब हुई थी, 1932 में। WNOMO की स्थापना कब हुई थी, 51 में। IMD की स्थापना कब हुई, 1875 में। इसरो की स्थापना कब हुई, 1969, है ना। तो ये ध्यान रखना है, IMD सबसे पुराना इंस्टीट्यूट है। ठीक है, स्थापना कब हुई थी, 1875 में। उसके बाद में स्थापना 1932 में किसकी हुई, IAMD की हुई। फिर किसकी हुई, किसकी हुई, WMO की हुई। फिर किसकी हुई, इसरो की। फिर किसकी हुई, मिडिल रेंज वेदर फोरकास्टिंग, NRC की। ठीक है, नेक्स्ट उतार लो इससे पहले। नेक्स्ट देखो मौसम। सबसे पहले अपन ने क्या लिखा था, मौसम। मौसम क्या होता है, मौसम में अपन कह सकते हैं कि एक क्षणिक अवस्था है। क्षणिक का मतलब लगातार चेंज होने वाली अवस्था। 1 मिनट में क्या है, दूसरे मिनट में क्या हो सकता है। हो सकता है 1 घंटे बाद में बहुत तेज बारिश आ जाए, या हो सकता है आने वाले 2 घंटे बाद में बहुत तेज हवा आ जाए, या अभी धूप हो रही है छाया हो जाए, या बहुत तेज धूप हो जाए। ठीक है ना, लगातार यानी कि अचानक किसी चीज में यदि परिवर्तन होता है, वायुमंडलीय दशा में अचानक परिवर्तन होता है, उसी को अपन ने क्या कह दिया, मौसम कह दिया। मौसम के बारे में ये भी कह सकते हैं कि ये स्थान विशेष पर अलग अलग हो सकता है। जोबनेर में अलग मौसम है, फुलेरा में अलग है, जयपुर में अलग है, जोधपुर में अलग है। ठीक है, स्थान विशेष पर मौसम क्या हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। ये एक क्षणिक अवस्था है, स्थान विशेष पर अलग अलग हो सकता है। ये भी कह सकते हैं कि मौसम एक छोटे क्षेत्र के लिए होता है। किसके लिए होता है, छोटे क्षेत्र के लिए होता है। छोटे क्षेत्र का मतलब, मैं यहां पर जोबनेर में खड़ा हूं, यहां बारिश हो रही है, यहां बारिश रुकने के बाद में जोबनेर से जैसे क्रॉस किया तो जोबनेर बाईपास पर गया, वहां पर बारिश बूंद भी नहीं है। यानी कि कम क्षेत्र के लिए, किसके लिए, कम क्षेत्र के लिए। यहां से तेज धूप थी, मैं थोड़ा आगे गया, बादल की छाया आ गई। तो कहने का मतलब यह है, कम क्षेत्र के लिए होता है, हर स्थान पर अलग अलग हो सकता है। और वायुमंडल की कैसी अवस्था है, क्षणिक अवस्था है, लगातार परिवर्तनशील अवस्था है। उसी को क्या कह दिया अपन ने, मौसम। यानी कि वायुमंडल की दशाओं में क्षणिक परिवर्तन को ही अपन ने क्या कह दिया, मौसम। तो अपन कह सकते हैं किसी स्थान विशेष पर, स्थान विशेष ये हो गया कि अल्पकालीन यानी कि कम समय के लिए, या क्षणिक वायुमंडलीय दशाओं जैसे वर्षा, आर्द्रता, वायुदाब, तापमान, उसे ही क्या कह दिया अपन ने, मौसम। किसको कह दिया, अल्पकालीन या क्षणिक दशाओं को ही क्या कह दिया अपन ने, मौसम कह दिया। ठीक है, वो किसी की भी हो, चाहे वो वर्षा से संबंधित हो, आर्द्रता से संबंधित हो, वायुदाब हो, तापमान हो, सौर विकिरण हो, कुछ भी हो, इन सभी दशाओं को यदि दशाएं ये बहुत कम समय में परिवर्तित हो जाती है तो उसको मौसम कहते हैं। अब जलवायु क्या है, इन्हीं चीजों का दीर्घकालीन सार। कौन सी चीजों का, इन्हीं वायुमंडलीय जो दशाएं होती है, जो वायुमंडल की जो दशाएं होती है, वर्षा, आर्द्रता, वायुदाब, तापमान, इनका दीर्घकालीन सार। दीर्घकालीन सार किसे कहेंगे, मैं ये कहूं कि एक दिन का टेम्परेचर, औसत टेम्परेचर, जैसे मैं क्या कहूंगा, आज के दिन का जैसे 24 घंटे का न्यूनतम तापमान है 20, कितना है, 20 डिग्री सेल्सियस। और आज के दिन का 24 घंटे का न्यूनतम तो 20 आ गया, अधिकतम कितना आ गया, 30 आ गया। कितना आ गया, 30। यानी कि 24 घंटे में अधिकतम तापमान तो दिखा दिया 30 डिग्री सेल्सियस, और न्यूनतम तापमान भी दिखा दिया कितना, 20 डिग्री सेल्सियस।
ये दिखाने के बाद में मैं न्यूनतम तापमान और अधिकतम तापमान को प्लस करूंगा। प्लस करने के बाद में किसका भाग दूंगा? 2 का भाग दूंगा, क्योंकि एक तो न्यूनतम तापमान और एक अधिकतम तापमान। 2 का भाग दूंगा तो बताओ कितना होगा? 50 भाग 2 कितना हो गया? 25। ये 24 घंटे का क्या हो गया? औसत तापमान। ये 24 घंटे का क्या हो गया? एवरेज टेम्परेचर हो गया, औसत। ऐसे ही मैं 24 घंटे का औसत निकालूंगा, ऐसे ही मैं 1 महीने का औसत निकालूंगा। पहले तो एक एक दिन का औसत निकालूंगा, फिर 1 महीने का औसत निकालूंगा, फिर 12 महीने का औसत निकालूंगा। ऐसे ही यदि मैं 31 वर्षों तक का औसत देख लूं तो उससे क्या बन जाएगी? जलवायु बन जाएगी। क्या बन जाएगी? जलवायु। WMO कौन कहता है? वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ये कहता है कि 31 वर्षों के अध्ययन को अपन ने किसके लिए उपयुक्त माना है? जलवायु के लिए उपयुक्त माना है। यानी कि इन दशाओं का यदि 31 साल तक औसत देख ले तो जो डेटा निकल के आता है उसको अपन जलवायु कह सकते हैं। जैसे साहब अभी राजस्थान की अर्ध शुष्क प्रकार की जलवायु है। कैसी जलवायु है? जम्मू एंड कश्मीर की शीतोष्ण जलवायु है। कैसी जलवायु है? शीतोष्ण। अब ये तो कह नहीं सकते कि यहां पर कैसी अर्ध शुष्क है। हो सकता है ऐसा ही चलता रहेगा, टेम्परेचर बढ़ता रहेगा तो अर्ध शुष्क से जलवायु शुष्क हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? शुष्क हो जाएगी। क्योंकि जिस समय आपको पता है, देखते कभी भी राजस्थान का टेम्परेचर लगभग, पश्चिमी राजस्थान को छोड़ो, अपने इधर का 45 डिग्री सेल्सियस से क्रॉस नहीं करता था, लेकिन अभी 52, 53, 54 तक जाता है। कितने तक जाता है? 52, 53। यानी कि टेम्परेचर क्या हो रहा है? दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है और पानी का स्तर नीचे गिरता जा रहा है। गिर रहा है नहीं गिर रहा है? पहले 200 फीट पर पानी आया करता था, आज 500 फीट तक पानी नहीं आ रहा है। पानी का स्तर गिर रहा है, टेम्परेचर राइज हो रहा है, पोल्यूशन इतना हो रहा है, सब कुछ मतलब एनवायरमेंट में चेंजेस हो रहा है। और एनवायरमेंट में चेंजेस होगा तो किसमें चेंजेस होगा? मौसम में चेंजेस होगा। मौसम में चेंजेस होगा तो किसमें चेंजेस होगा? जलवायु में चेंजेस होगा। तो किसी भी क्षेत्र की अल्पकालीन दशा को तो मौसम कहते हैं, और उस अल्पकालीन दशाओं का यदि लंबे समय तक औसत देख लिया जाए तो उसको क्या कहते हैं? जलवायु कहते हैं। WMO ने कितने वर्षों का अध्ययन जलवायु के लिए उपयुक्त माना है? 31 वर्षों का अध्ययन। और ये सुपरवाइजर एग्जाम 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। उपयुक्त जलवायु कहलाएगी 31 वर्षों से अधिक समय का अध्ययन। वो ऑप्शन था ना, उसको टिक किया, उसका सही था। ये बात किसने कही? WMO ने। किसने कही? WMO। तो ये चीजें ध्यान रखना जरूरी है। मौसम एंड जलवायु में अंतर हो गया। अब भी जलवायु दीर्घ क्षेत्र के लिए होती है, होती नहीं होती है? अरे मौसम की तरह ये नहीं कि जोमनेर में मौसम अलग है, बाईपास पर अलग है, फुलेरा में अलग है, वैसा नहीं है। पूरे राजस्थान की जलवायु अर्धशुष्क प्रकार की है। मैं ये नहीं कहता कि साहब जोमनेर की तो शीतोष्ण है, बाईपास पर उष्ण आ गई, उसके आगे उपोषण आ गई। ऐसा तो नहीं है कि बाईपास वाले को तो बहुत ज्यादा ठंड लगती है या जोमनेर वाले को ठंड नहीं लगती है। ऐसा नहीं है ना। ऐसा इसलिए नहीं है कि जलवायु एक लंबे क्षेत्र के लिए होती है, जबकि मौसम क्या होता है? छोटे क्षेत्र के लिए होता है। ठीक है। एक ही मौसम क्या है? क्षणिक अवस्था है, जबकि जलवायु क्षणिक अवस्था नहीं है। लगभग एक लंबे समय तक 50 साल 100 साल तक जलवायु चेंज नहीं होगी। कम से कम अध्ययन करना है 31 वर्षों का, तो अधिकतम तो 100, 200, 500 साल तक जलवायु चेंज नहीं होती है। 200 साल हो गई अर्धशुष्क प्रकार की, 300 साल 500 साल देखते हो गई। पीडीए इसी अर्धशुष्क जलवायु में जी रही है, मतलब चेंजेज नहीं हुआ, तो जलवायु चेंज नहीं होती है। वायुमंडल, इसके बाद में पढ़ते हैं वायुमंडल। वायुमंडल को कहते हैं एटमॉस्फेयर। क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर। ठीक है, इसको मेट्रोलॉजी नहीं कहते हैं, एटमॉस्फेयर कहते हैं। और एटमॉस्फेयर का अध्ययन अपन को सबसे पहले करना जरूरी है मेट्रोलॉजी के अंदर। ठीक है, पहले ये बता देता हूं। अब वायुमंडल क्या होगा? साफ साफ लिखा हुआ है वायु और मंडल, दो शब्दों में तोड़ दो। यानी कि वायु से गिरा हुआ मंडल, चारों तरफ अपने क्या है? गैसें ही गैसें हैं। ठीक है। अब कौन सी गैस की मात्रा ज्यादा है, कौन सी गैस की मात्रा कम है? नाइट्रोजन सबसे ज्यादा है एनवायरमेंट में। कितना परसेंट है? लगभग 78%। उसके बाद में ऑक्सीजन जो अपन ले रहे हैं कितनी है? लगभग 21%। तो बताओ रे, 78 और 21 प्लस करोगे तो कितना होगा? 9, 7 और 2 9, कितना हो गया? 99%। सो में से तो 2 ही गैस है। कितनी गैस है? कितनी है? 99% में 2 ही गैस आती है। कौन सी? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। अब 1% के अंदर बहुत सारी गैसेज है। 1% के अंदर क्या है? बहुत सारी गैसेज है। अब बात करें यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड है, वो है 0.03। कितनी है? 0.03। ऐसे ही बात करें
ऑर्गन कितनी है 0.93। अब 0.93 यहां पर प्लस करोगे, सॉरी क्या बोर्ड की सेटिंग चेंज कर रखी है क्या? 99.93, बताओ कितना कम रहा? 0.7 ही कम रहा। 0.7 में जैसे अपने बहुत सारी गैसेज आ जाती है, जैसे हीलियम भी इसी में आ जाएगी, ऑर्गन भी इसी में आ जाएगी, वो सॉरी ऑर्गन तो आ गया, CO2 भी इसी में आ जाएगी, ठीक है ना। जो भी गैसेज रहेगी इसमें आ जाएगी 0.7 में। अब आपको ये तो पता है कि वायुमंडल की सबसे मेजर गैस तो नाइट्रोजन है, दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन है, तीसरे नंबर पर आर्गन है, और चौथे नंबर पर CO2 है। चौथे नंबर पर कौन सी है? CO2। बाकी गैसों की मात्रा इससे कम ही है, यानी कि 0.03 से कम ही है। 0.03 भी बहुत कम हो गया, ठीक है ना। ये है। अब देखो यहां पर बहुत सारी गैसें हैं लेकिन रंगहीन है। यदि आज किसी भी गैस का रंग होता तो अपन एक दूसरे को नहीं देख पाते, नहीं देख पाते, क्योंकि अपने बीच में बहुत सारी गैसेज है। यदि किसी भी गैस रंगीन होती ना, रंगीन, तो पारदर्शिता नहीं होती एनवायरमेंट के अंदर। मैं खड़ा हूं, मैं केवल मेरी आवाज सुनाई देती है, आपको दिखाई नहीं देता, इसलिए रंगहीन, उनका कोई रंग नहीं है। गंधहीन, ऐसी कोई गंध नहीं है। ऐसा नहीं है कि साहब ये नाइट्रोजन है ना, इधर से सूंघ के पता लगे साहब ये ऑक्सीजन है, ऐसा थोड़ी पता लगता है। एक मिश्रण है, अपन कुछ नहीं बता सकते। गंधहीन, उसकी किसी प्रकार की कोई गंध नहीं है। स्वादहीन, ये नहीं है कि साहब एनवायरमेंट मांगोली की जीप के लगाई साहब ये नाइट्रोजन या ऑक्सीजन है या फिर ऑर्गन है, ऐसा नहीं है। तो रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन गैसों का जो आवरण होता है उसी को क्या कह दिया अपन ने? वायुमंडल कह दिया, ठीक है। वायुमंडल का वर्गीकरण ऊर्ध्वाधर तापमान के आधार पर कितने किलोमीटर तक करते हैं? 1600 किलोमीटर। ऊर्ध्वाधर का मतलब जानते हो क्या? धरातल से ऊपर की ओर जाना है, मैंने बताया था ना। ऊर्ध्वाधर क्षैतिज तो यूं होता है, और ऊर्ध्वाधर धरातल से ऊपर की तरफ जाना। और किसके आधार पर? ऊर्ध्वाधर तापमान के आधार पर। किसके आधार पर? ऊर्ध्वाधर तापमान के आधार पर नीचे से ऊपर की तरफ अपन ऊर्ध्वाधर करते हैं, उसका क्लासिफिकेशन कितने किलोमीटर तक? 1600 किलोमीटर। ये उतार लो एक बार, आ गया था। वायुमंडल का क्लासिफिकेशन कितने किलोमीटर तक किया था अपन ने? 1600 किलोमीटर। क्लासिफिकेशन करने का आधार क्या था? ऊर्ध्वाधर तापमान। क्या था? अब यहां पर आपको पता है ऊर्ध्वाधर तापमान का मतलब यहां से लेकर अपन ने टेम्परेचर की स्टडी की या नहीं की? अरे की थी ना। यहां पर मैंने बात की कि ऊंचाई के साथ तापमान घटता है। कौन से मंडल में? सौर मंडल में। कितना बताया था मैंने? 6.5 डिग्री सेल्सियस। उसे क्या कहते हैं? तापमान हास्तर। तापमान की बात की अपन ने। इसके बाद में मैं ऊपर चला समताप मंडल में, है ना। समताप मंडल या जिसको स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं। मैंने कहा यहाँ पर तापमान समान रहता है। मैंने किसकी बात की? तापमान की। और सबसे गर्म मंडल भी कौन सा है? समताप मंडल। उसके बाद में मैंने मीजोस्फीयर की बात की, ये सबसे ठंडा मंडल है। और जैसे जैसे इसमें ऊंचाई पर चलते हैं इसमें तापमान इसमें भी क्या होता है? कम होता है। सबसे ठंडा मंडल कौन सा है? मीजोस्फीयर। यहाँ पर भी किसकी बात हुई? तापमान की। इसके बाद में बात करते हैं 80 से लेकर कितने किलोमीटर तक? 1600 किलोमीटर तक, जिसको कहते हैं थर्मोस्फीयर। क्या कहते हैं? थर्मोस्फीयर या गर्म मंडल। क्या कहते हैं? गर्म मंडल। यानी कि जैसे जैसे ऊपर चलेंगे तापमान क्या होगा? बढ़ेगा। यहां पर तापमान घट रहा है, यहां पर भी तापमान घट रहा है, यहां पर तापमान समान है, और यहां पर के साथ तापमान क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। समझ में आ गया सभी के? अब यहां पर ये देखो कि यहां पर तापमान बढ़ रहा है, यहां पर घट रहा है, यहां पर समान है और यहां पर घट रहा है। तो इसका मतलब अपन ऊंचाई के आधार पर किसकी स्टडी कर रहे हैं? तापमान की स्टडी कर रहे हैं। कहने का मतलब अपन वायुमंडल को ऊर्ध्वाधर तापमान के आधार पर अपन ने क्या किया? उसको वर्गीकृत किया है। ये है ना वर्गीकृत। अब देखो यहां पर 18 किलोमीटर से लेकर कितने किलोमीटर तक? 50 किलोमीटर तक, सॉरी 8 से लेकर 18 ना, 8 से लेकर 18 किलोमीटर तक अपन ने कौन सा मंडल पढ़ा था? ट्रोपोस्फीयर या सौर मंडल। मैंने कहा था कि वायुमंडल की सबसे घनी परत या वायुमंडल का सबसे घना मंडल कौन सा है? सौर मंडल। मौसम से संबंधित सभी घटनाएं कौन से मंडल में घटित होती है? सौर मंडल में। कुल वायुमंडल का लगभग 75 से 80% वजन भी कौन सा मंडल रखता है? सौर मंडल। कृषि की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण मंडल भी कौन सा माना जाता है? सौर मंडल। सौर मंडल की ऊंचाई कितनी है? 8 से 18 किलोमीटर। समुद्र तल से कितनी है? 0 से 18 किलोमीटर। सौर मंडल के ऊपर चलते हैं, कौन सा मंडल आता है? समताप मंडल। समताप मंडल की ऊंचाई कितनी है?
18 से लेकर 50 किलोमीटर तक। मैंने कहा था 18 से लेकर 50 किलोमीटर तक की 7 किलोमीटर मोटी कौन सी परत पाई जाती है? ओजोन परत। और ओजोन परत पाए जाने के कारण इस मंडल को कौन सा मंडल भी कह सकते हैं? ओजोन मंडल भी कह सकते हैं। इस मंडल में ताप और दाब समान बना रहता है। ताप और दाब क्या बना रहता है? समान। इसलिए इस मंडल का क्या नाम है? समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फेयर। इसके बाद में बात करें, जितनी भी फोटोकेमिकल्स रिएक्शन होती है या प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया होती है वो कौन से मंडल में होती है? समताप मंडल में। क्वेश्चन पूछा गया है कि वातावरण या वायुमंडल के कौन सी परत में प्रकाश रासायनिक क्रियाएं संपन्न होती है? कौन से में होती है? समताप मंडल में। फोटोकेमिकल्स रिएक्शन इसलिए होती है क्योंकि यहाँ एक तो सबसे गर्म मंडल है, तो किसी भी चीज का विघटन जहां पर टेम्परेचर ज्यादा होगा वहां पर विघटन उसका क्या होगा? ज्यादा होगा। प्रकाश रासायनिक क्रिया है, ठीक है। जहां यहाँ पर टेम्परेचर समान रहता है और यहाँ पर दाब भी क्या बना रहता है? समान। समान ताप और दाब होने के कारण वायुयान कौन से मंडल में उड़ान भरते हैं? समताप मंडल में, ठीक है। ऊंचाई के साथ या नीचाई के साथ तापमान में कोई परिवर्तन नहीं आता। इसके बाद में ऊपर चलते हैं मीजोस्फीयर। मीजोस्फीयर की ऊंचाई कितनी है मध्य मंडल की? 50 से लेकर 80 किलोमीटर तक। और सबसे ये ठंडा मंडल है। सबसे क्या है? ठंडा मंडल है। अब सबसे ठंडा मंडल क्यों है? ये भी आपको मैं बता देता हूं। मैंने आपको कल बताया था ये ओजोन लेयर है। कौन सी लेयर है? ओजोन लेयर। ये यहाँ पर सूर्य है, ठीक है। सूर्य का प्रकाश आएगा, ये कैसे आएगा? लघु तरंग दैर्ध्य के रूप में। ध्यान रखना है कैसे आएगा? लघु तरंग दैर्ध्य के रूप में। और इस ओजोन परत को भेद कर कहा जाएगा? पृथ्वी की सतह पर। अब यहाँ पर इस ओजोन परत के नीचे यहाँ पर एक और गैसों की परत बनी हुई है। एक और गैसों की क्या बनी हुई है? परत बनी हुई है ना। वो परत कौन सी है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस की है, CO2 गैस की है, मेथेन गैस की है। कौन से की है? मेथेन की। और किसकी है? नाइट्रस ऑक्साइड की। किसकी है? नाइट्रस ऑक्साइड। इसकी एक परत बनी हुई है। ये गैसें सभी हानिकारक गैसें हैं। कौन सी गैसें हैं? हानि। ये है क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसे CFC कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन और नाइट्रस ऑक्साइड। ये चारों गैसों का आवरण ओजोन परत के जस्ट नीचे की तरफ बन गया। क्योंकि एनवायरमेंट में लगातार अपन प्रदूषण कर रहे हैं। प्रदूषण से, अपने प्रदूषण से ये जो जहरीली या जो दूषित गैसें हैं वो कहां जाके जमा हो रही है? ओजोन परत के नीचे एक परत बन गई उसकी, ठीक है। ये परत जो है, इसमें से जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस है ये ओजोन परत को नष्ट कर रही है। कौन सी परत को नष्ट कर रही है? क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओजोन परत को कौन सी गैस नष्ट करती है? CFC गैस। बताया जाता है कि इस CFC गैस का एक अणु, कितना अणु? एक अणु इस ओजोन परत के या O3 के 1 लाख से अधिक, ठीक है ना, 1 लाख से अधिक अणुओं को क्या करता है? नष्ट करता है। कितना अणु? केवल एक अणु। कौन सी गैस का? CFC गैस का एक अणु ओजोन परत के लगभग 1 लाख अणुओं से अधिक को क्या कर रहा है? नष्ट कर रहा है। तो इस गैस के कारण लगातार ओजोन परत में क्या बन गए? छिद्र बन गए। और उन छिद्रों से कौन सी किरणें आ रही है? पराबैंगनी किरणें। अब यहां पर ये देखो, जो CO2 गैस है ये यहां पर सबसे प्रमुख गैस है, यानी कि लगभग 65% मात्रा इन गैसों में, ये जो चारों गैस है इसमें 65% मात्रा अकेले किसकी है? CO2। अब ये जो CO2 गैस है ये क्या गड़बड़ कर रही है? क्योंकि बादलों का निर्माण कौन से मंडल में होता है? सौर मंडल में। लेकिन ये CO2 65% है, तो ये मौसम में परिवर्तन करने के लिए सबसे जिम्मेदार गैस कौन सी है? CO2 गैस। आज यदि मौसम चेंज हो रहा है, यानी कि जब पहले का टाइम था 18 जून को राजस्थान में मानसून आ जाया करता था, तो 18 जून से 2 दिन पहले या 18 जून को ही यहाँ पर दस्तक देता था, ठीक है ना। 18 जून को बिल्कुल बारिश होती थी कि मानसून पहुंच गया। लेकिन आज पेपरों में आती है कि 18 जून को या 1 जून को मानसून केरल के तट पर प्रवेश कर चुका भारत में, और ये लगभग 20 जून तक राजस्थान में पहुंच जाएगा, अनुमान लगाते हैं आज। लेकिन मानसून 20 जून को नहीं पहुंचकर 20 जुलाई तक पहुंच रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? CO2 गैस। कौन सी गैस है? CO2 गैस। तो ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि मौसम में परिवर्तन के लिए जिम्मेदार सबसे प्रमुख गैस कौन सी है? CO2 गैस। कौन सी गैस है? CO2 गैस। तो ये गैस, इसकी प्रतिशत मात्रा कितनी है? 65%। कौन सी गैसों में? इन चारों गैसों में जो यहाँ पर ओजोन परत के नीचे आवरण बना रखा है। अब देखो, ये आवरण इन गैसों का बना हुआ है, ये प्रकाश शॉर्ट वेवलेंथ के रूप में आता है और इन चारों गैसों की परत को क्या कर देता है? भेद कर नीचे आ जाता है, ठीक है। जैसे ही वनस्पति या
सोइल सरफेस से ये किरणें टकराएगी तो ये अपना संतुलन खो बैठती है और इस प्रकार ये जाती है, जाएगी नहीं जाएगी, और यहां जाके क्या हो जाएगी, समानांतर हो जाएगी, वापस ऊपर की तरफ नहीं जा पाएगी। ठीक है, ये जैसे ये इन गैसों की आवरण ये परत बना हुआ है, ये चारों गैसें हैं। ठीक है, अब इस शॉर्ट वेवलेंथ के रूप में कोई किरण ऐसे आएगी तो वो सीधी निकल जाएगी, निकल जाएगी नहीं निकलेगी, लेकिन ये किसी सतह से टकराने के बाद में कैसे जाएगी, ऐसे जाएगी, अपने पथ से विचलित हो जाएगी और यहां जाके क्या हो जाएगी, समानांतर हो जाएगी, वापस ऊपर की तरफ नहीं जा पाएगी। इससे यहां का नीचे का तापमान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, नीचे का तापमान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और नीचे का तापमान बढ़ने के कारण अपन ने इसको कह दिया ग्रीन हाउस प्रभाव। क्या कह दिया, ग्रीन हाउस प्रभाव। नाम सुना है क्या सबने, जिसे कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस इसलिए नाम दिया गया है, अपन हाउस बनाते हैं, ग्लास के हाउस बनाते हैं, या ग्रीन हाउस जो ग्रीन कलर की पट्टी लगाई जाती है, हाउस बनाए जाते हैं, पोली हाउस बनाए जाते हैं। पोली हाउस में होता क्या है, लाइट अंदर आ तो जाती है लेकिन वापस बाहर की तरफ नहीं जाती, जिससे अंदर का टेम्परेचर क्या रहता है, मेंटेन बना रहता है, इसलिए वहां पर अपन जो चाहे वो क्लाइमेट बना सकते हैं, बना सकते हैं नहीं बना सकते। यदि उसी अंदर के टेम्परेचर को कम करना है तो आपने देखा होगा कि साइड में कूलर भी लगाए जाते हैं पोली हाउस के अंदर, है ना, वो कूलर या एग्जॉस्ट चलाए जाते हैं। यदि हीटिंग ज्यादा होगी तो उनको सेट कर दिया जाता है। यदि आपको पोली हाउस के अंदर यदि 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखना है तो अपन फिक्स 40 रख सकते हैं, ठीक है ना, 24 घंटे 40 रख सकते हैं। यदि अपन को 20 ही रखना है तो 20 भी रख सकते हैं, है ना। ऐसे आजकल कई टेक्निक आती है, यानी कि बेमौसम खेती करना। बेमौसम खेती करने का मतलब क्या है कि अपन आर्टिफिशियल या कृत्रिम वातावरण प्रदान करके अपन उस पौधे को क्या करवाए, ग्रोथ करवाए। भाई पौधा प्रत्येक ही है, अपन है, जैसे मैं हूं, मेरे को 2 रोटी सुबह चाहिए, 2 रोटी शाम को चाहिए, ठीक है। अब कृत्रिम, अब मेरे को ये मान के चलो कि मेरे को ये कहे कि आपको ये काम करना है, मैं वो काम करूंगा, मेरे को मेरा पोषण चाहिए या मेरे को रहने के लिए स्थान चाहिए। अब पौधा जहां पर जीवित रह रहा है उसको क्लाइमेट चाहिए, 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए, यदि वो उसको प्रदान किया जाएगा तो जीवित रहेगा, जीवित रहेगा नहीं रहेगा। तो आर्टिफिशियल आजकल उसको कहते हैं बेमौसम खेती। बेमौसम खेती का मतलब किसी भी मौसम में खेती कर लेना, उसको जो रिक्वायरमेंट है वो उसको प्रोवाइड करवा देना, ठीक है, ये बात है। तो ग्रीन हाउस इसलिए नाम पड़ा है इसका कि आजकल, पहले क्या हुआ करता था, ऐसे हाउस बनाया जाता था, इस हाउस के अंदर अपन जैसा चाहते थे वैसा अपन टेम्परेचर मेंटेन करते थे, ठीक है। इसमें हाउस में होता क्या, ऐसा सिस्टम होता है, ऐसा ग्लास होता है या ऐसी पन्नी होती है, इसमें प्रकाश आ तो जाता है लेकिन वापस बाहर की तरफ नहीं जाता है, इसलिए अंदर का तापमान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अरे सोइल सोलिराइजेशन का नाम सुना होगा सबने, मृदा सोरीकरण का। क्या होता है मृदा सोरीकरण, मृदा को मल्च कर देना, किसी चीज से ढक देना। जैसे मृदा को, मैं यहां पर मृदा है, मैंने जुताई का कार्य किया और उसको पॉलीथीन से ढक दिया। अब वो पॉलीथीन क्या काम करेगी, प्रकाश को अंदर तो आ जाने देगी, प्रकाश क्योंकि ये शॉर्ट वेवलेंथ के रूप में आता है तो अंदर तो एंटर हो जाएगा, लेकिन ये नीचे फिर सतह से टकराकर वापस उस पॉलीथीन को ऊपर नहीं जा पाएगा, तो उससे पॉलीथीन का अंदर का टेम्परेचर बढ़ जाता है। और अपन कहते हैं जब 8 से 10 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर ग्रोथ हो जाती है तो अंदर रहने वाले हानिकारक जीवाणु है या कवक है या हानिकारक कीट, वो क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। पढ़ते हैं ना ये चीज तो सामान्यतः, ये इसीलिए ये यहाँ पर ये बता रहा हूँ, ये हाउस इसलिए इसका ग्रीन हाउस या ग्लोबल वार्मिंग नाम दिया है। यानी कि ओजोन परत के नीचे क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन गैस और नाइट्रस ऑक्साइड गैसों की एक परत बनी हुई है। सूर्य का प्रकाश शॉर्ट वेवलेंथ के रूप में आ तो जाता है लेकिन अपने किसी सरफेस से टकराकर अपने पथ से विचलित हो जाता है, जिससे इस परत के समानांतर होने से प्रकाश वापस ऊपर की तरफ नहीं जा पाता है, जिससे पृथ्वी का लगातार तापमान बढ़ रहा है, और उसे ही अपन ने क्या कह दिया, ग्लोबल वार्मिंग कह दिया। तो ग्लोबल वार्मिंग के बारे में यदि पूछा जाए तो सीधी सी बात ये, प्रकाश का सूर्य आ तो रहा है लेकिन इस गैसों की परत के कारण वापस ऊपर की तरफ नहीं जा पा रहा है, उसे ही अपन ने क्या कह दिया, ग्लोबल वार्मिंग, जिससे टेम्परेचर बढ़ रहा है। और इससे क्या है कि आने वाली सदी के अंदर ये बताया जा रहा है कि जो भी बर्फीले एरिया है वहां पर बर्फ सारी पिघल जाएगी, समुद्रों का स्तर बढ़ेगा और वहां की जनता क्या है, पानी में डूब के खत्म हो जाएगी। अब समुद्री एरिया कितना है, बर्फीला एरिया कितना है, ठीक है, तो वहां पर जो भी ऐसे क्षेत्र है जहां पर बर्फीली है वहां पर वो बर्फ पिघल के पानी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। आज बहुत सारे पानी का बर्फ बना हुआ है ना, ये वो सारा पिघलता है तो वहां पर पूरी पॉपुलेशन को खाली करना पड़ेगा वहां से, ठीक है। ग्लोबल, यदि टेम्परेचर ऐसे ही राइज होता रहा तो, है ना, ये होता है ग्लोबल वार्मिंग। इसलिए यहां से क्वेश्चन पूछे जाने की प्रबल संभावना है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा हॉट स्पॉट टॉपिक है ग्लोबल वार्मिंग। कौन कौन सी गैसें हैं, CFC, CO2, CH4 और नाइट्रस ऑक्साइड,
अब CFC है, ये किसको नष्ट कर रही है? ओजोन परत को। CO2 सबसे प्रमुख गैस है जो सब कुछ ही चेंज कर रही है, और CH4 ज्यादा कुछ नहीं कर रही है, N2O भी ज्यादा कुछ नहीं कर रही है, लेकिन ये दोनों ध्यान रखना है। अब आपको पूछे मौसम के लिए मौसम परिवर्तन के लिए जिम्मेदार गैस कौन सी है? CO2। ओजोन परत को कौन से नष्ट कर रही है? CFC। अब भी इसके ऊपर चलते हैं, मीजोस्फीयर के ऊपर कौन सा आता है? 1680 से 1600 तक गर्म मंडल आता है। कौन सा मंडल आता है? गर्म मंडल, गर्म मंडल, ठीक है। इसको कहते हैं थर्मोस्फीयर। अब गर्म मंडल को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों। 80 से लेकर 300 किलोमीटर या 200 किलोमीटर तक जो मंडल है उसको कह दिया आयन मंडल। उसको क्या कह दिया? आयन मंडल। ये जो आयन मंडल होता है, यहां पर आयंस होते हैं विभिन्न प्रकार के। आयंस तो आप केमिस्ट्री में जानते ही हो ना, वो किसी चीज को एक्टिव करते हैं। यहां पर सैटेलाइट वगैरह भेजे जाते हैं। आयन, धनायन, ऋणायन दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। कनेक्टिविटी हमेशा धनायन और ऋणायन की होगी। ऋणायन ऋणायन आपस में नहीं मिलेगा, धनायन धनायन आपस में नहीं मिलेगा, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। तो जो आयंस होते हैं वहां पर सैटेलाइट भेजे जाते हैं जहां से अपनी संचार प्रणाली सक्षम है। अपन टेलीफोन पर बात कर रहे हैं, दूरदर्शन देख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो सारा काम कहां से हो रहा है? यहाँ से। अपन नेट चला रहे हैं, इंटरनेट चला रहे हैं, आप हाई स्पीड 5G मिल रहा है, 6G लॉन्च हो रहा है, 5G लॉन्च हो रहा है, फिर 6G लॉन्च होगा। तो मतलब ये सब सैटेलाइट का कमाल है। वहां पर सैटेलाइट भेजे जाते हैं, वहां से सारी सुविधाएं अपन को मिल रही है। आयन मंडल के ऊपर चलते हैं तो ऊपर है बाह्य मंडल। कौन सा मंडल है? बाह्य मंडल। यानी कि अपनी जो वर्गीकरण किया है उस वर्गीकरण में सबसे ऊपर की ओर या सबसे बाहर की ओर होने के कारण इसको क्या नाम दे दिया? बाह्य मंडल नाम दे दिया। तो गर्म मंडल को कितने भागों में बांटा गया है? तो कौन कौन सा? आयन मंडल और बाह्य मंडल। गर्म मंडल की ऊंचाई कितनी है? 80 से लेकर 1600 किलोमीटर तक। आयन मंडल की है 80 से 300 किलोमीटर, है ना? 300 कर लेना है आप। आगे सभी की समझ में? अब देखो यहां पर एक चीज ना, पहले सबसे पहले जहां पर सौभ मंडल, कौन सा मंडल? सौभ मंडल खत्म हुआ है, सोम मत कर लेना इसको, सौभ है। जहां पर सौभ मंडल खत्म हुआ है और समताप मंडल शुरू हुआ है, ये रेखा है बीच में, है या नहीं है? ये लाइन मैंने बनाई है, उसको कहेंगे ट्रोपोपोज। क्या कहेंगे? ट्रोपोपोज। यानी कि ट्रोपोस्फीयर खत्म हो रहा है, ट्रोपोस्फीयर यानी कि क्या कह दिया इसको? ट्रोपोपोज। क्या लिखा है? सौभ मंडल व समताप मंडल के बीच दोनों को अलग करने वाली रेखा को क्या कहेंगे? ट्रोपोपोज। ऐसे ही समताप मंडल और मध्य मंडल को अलग करने वाली रेखा को क्या कहेंगे? स्ट्रेप्टोपोज। यानी कि समताप मंडल वो है मध्य मंडल के बीच का, क्या कहेंगे? स्ट्रेप्टोपोज। ये क्या है? स्ट्रेप्टोस्फीयर, तो क्या हो जाएगा? स्ट्रेप्टोपोज। ऐसे ही मीजोस्फीयर और आइनोस्फीयर को अलग करते हैं तो उसको कहते हैं मीजोपोज। क्या कहेंगे? मीजोपोज। मध्य मंडल और किसको अलग कर रही है? आयन मंडल को। ऐसे ही आयन मंडल और थर्मोस्फीयर को अलग करिए तो उसको कहते हैं आइनोपोज। क्या कहते हैं? आइनोपोज। यानी कि आयन मंडल और ताप मंडल। समझ में आएगा ना सभी के? बीच वाली रेखा का नाम है ये, उतार लो इसको।